नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल सूर्या जीएस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय प्रचारी 2025-26 के लिए जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सभी लोग एक सीट पक्की करने चाहते हैं तो इसकी तैयारी अभी से लग जाइए। इसकी तैयारी में अभी से लग जाइए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा, क्योंकि इसका एग्जाम डेट जुलाई और सितंबर माह में है। तो अभी से आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप अभी से तैयारी में लग जाते हैं तो आपका तैयारी बहुत बेहतर समझा जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो पहला प्रश्न कहता है, शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और ये कोई प्रश्न भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है, शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया था? तो याद रखिएगा, सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। किसने किया था? सातवाहन वंश के शासकों ने किया था, याद रखिएगा। और यहां से प्रश्न बनता है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, सिमुक था। कौन था? सिमुक था। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? तो इसका यह कथन विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो याद रखिएगा 1498 में पहुंचा था। याद रखिएगा 1498 में पहुंचा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां से प्रश्न बनता है कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आए थे? तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा भारत टोटल 3 बार आए थे। पहली बार 1498 में आए थे, दूसरा बार 1502 में आए थे और तीसरी बार 1524 में आए थे। तीसरी बार 1524 में आए थे, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1948 में हुआ था। याद रखिएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। विश्व का एकमात्र महाद्वीप का नाम बताना है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ये कोई प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। प्रश्न कहता है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो याद रखिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि डबल फॉन्ट शब्द संबंध किस खेल से? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेल से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आना अनिवार्य है, याद रखिएगा। डबल फॉन्ट शब्द का संबंध किस खेल से? तो याद रखिएगा टेनिस से। किससे? टेनिस से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, ये वियना में है। कहाँ है? वियना में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पौधे के द्वारा नाइट्रोजन का किस रूप में ग्रहण किया जाता? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है। पौधे के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो याद रखिएगा, मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है, पृथ्वी की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी की सबसे निचली परत कहलाता है, क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा
क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पंचायती राज किस पर आधारित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। पंचायती राज किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। याद रखिएगा पंचायती राज अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो याद रखिएगा राजस्थान था। कौन था? राजस्थान था। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार मारिए। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस का था। कहां का था? फ्रांस का था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा ब्रिस्टल चर्चिल था। कौन था? ब्रिस्टन चर्चिल था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था? तो याद रखिएगा 1939 से 1945 तक चला था। याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था। ये भी याद रखिएगा 1914 से 1918 के बीच चला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लड़ा गया था। याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लड़ा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार मारिए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रोटीन क्या? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोटीन क्या है सभी लोग को बताना है। प्रोटीन क्या है? तो याद रखिएगा पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि महाराष्ट्र का प्रांत का मुख्य त्योहार कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्योहार कौन सा? तो याद रखिएगा गणेश चतुर्थी है। कौन सा है? गणेश चतुर्थी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो गणेश चतुर्थी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? तो याद रखिएगा 48 सदस्य जाते हैं। कितने जाते हैं? महाराष्ट्र से 48 सदस्य जाते हैं। और बिहार में लोकसभा से कितने सदस्य जाते हैं? तो याद रखिएगा 40 सदस्य जाते हैं। बिहार में लोकसभा से 40 सदस्य जाते हैं और राज्यसभा से 16 सदस्य जाते हैं। राज्यसभा से 16 सदस्य जाते हैं। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है शिरडी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा शिरडी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। शिरडी धाम कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 60 टापुओं का नगर किसे कहा जाता? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 60 टापुओं का नगर किसे कहा जाता? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा पुणे में। कहां है? पुणे में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? तो पुणे में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाभा परमाणु अनुसंधान
अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ट्राम्बे में। कहाँ है? महाराष्ट्र के ट्राम्बे में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बंबई का नाम मुंबई किस वर्ष किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंबई का नाम मुंबई किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 1995 में किया गया था। याद रखिएगा बंबई का नाम मुंबई किस वर्ष किया गया था? तो 1995 में किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है डीगो गार्सिया कहां पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीगो गार्सिया कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा हिंद महासागर में। कौन सा है? हिंद महासागर में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ से लिया गया। सोवियत संघ से लिया गया है। और यूएसए से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया। कनाडा से क्या गया लिया गया? तो संघ राज्य क्षेत्र कनाडा से लिया गया है। याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा नागेंद्र सिंह थे। कौन है? नागेंद्र सिंह थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो नागेंद्र सिंह थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? पूरा किसने करवाया था? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने करवाया था। पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किसने पूर्ण करवाया था? देखिए ये प्रश्न आ भी गया, आपको अभी बताए हैं हम। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किसने पूर्ण करवाया था? तो याद रखेगा इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लाया था। अस्थाई बंदोबस्त 19% पर लगा था। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अंत्योदय का विचार किसने दिया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हेमावती किसकी सहायक नदी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा हेमावती किसकी सहायक नदी? तो याद रखिएगा कावेरी नदी की। किसकी? कावेरी नदी की है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को बोला जाता है। और दक्षिणी गंगा पूछेगा तो गोदावरी को। और बीच में की लगा दिया जाएगा तो कावेरी हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हंगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हंगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी पर है। किस पर है? कावेरी नदी पर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब किया था? तो याद रखिएगा 26 मार्च 1971 को किया था। कब किया था? 26 मार्च 1971 को किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हेमोपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कहता है कि जल की कठोरता किसके कारण होती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिबर्टी की प्रतिमा कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। कहां है? न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिबर्टी की प्रतिमा कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है रेबीज का इलाज की खोज किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेबीज का इलाज की खोज किसने किया था? तो रेबीज सबसे पहले कैसे होता है? तो कुत्ता को काटने से रेबीज होता है, याद रखिएगा। कुत्ता को काटने से रेबीज होता है, याद रखिएगा। तो रेबीज का इलाज की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा लुई पास्चर ने किया था। लुईस पास्चर ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये बीएसएससी कार्यालय प्रचारी का टॉप 40 प्रश्न था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड प्रश्न था। तो दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको टाइम नहीं है। टाइम 1 से 2 महीना, याद रखिएगा आपके पास टाइम 1 से 2 महीना। अगर आप सभी लोग अभी से तैयारी में लग जाते हैं तो एक सीट कोई नहीं रोक पाएगा, याद रखिएगा। आप सभी को एक सीट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। अभी से तैयारी में लग जाइए। तो चलिए आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा क्लास कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।